2022 का चुनाव है, ब्राह्मणों को लेकर बहुत कुछ हो रहा है। कई पार्टियां तो ब्राह्मण सम्मेलन कर रही हैं, समाजवादी पार्टी हो गई, बीएसपी हो गई। आपकी सरकार ब्राह्मणों को लेकर क्या सोचती है? क्योंकि विपक्ष आरोप लगाता है कि ब्राह्मणों पे बड़ा अत्याचार हो रहा है। तो ये हम इस समय पूर्वांचल में हैं। लखीमपुर खीरी में 2 ब्राह्मण युवक भी मारे गए हैं जी, वहां क्यों नहीं गए ये लोग? आज तो ब्राह्मण सम्मेलन कांग्रेस के, सपा के, बसपा के जो हो रहे थे, ये सभी ब्राह्मण नेता उन पीड़ित हिंदुओं के पास क्यों नहीं गए जो वहां पर लखीमपुर खीरी में मारे राहुल गए गांधी, प्रियंका गांधी क्यों नहीं गए वाड्रा। थे ये लोग? नहीं, सतीश मिश्रा से पूछिए ना, जी, क्यों सतीश मिश्रा जी नहीं गए? क्यों नहीं अखिलेश यादव गए? अखिलेश यादव कल गए थे लखीमपुर खीरी में, आखिर उन पीड़ित ब्राह्मणों के घर क्यों नहीं गए? फिर अगर उनको लगता है कि ब्राह्मण पीड़ित है तो आखिर उनके यहाँ क्यों नहीं गए? और कौन नहीं देखता कन्नौज की नीरज मिश्रा की किस प्रकार से निर्मम हत्या हुई थी? किस प्रकार की निर्मम हत्या हुई थी? कोई भूल सकता है नीरज मिश्रा की निर्मम हत्या को? नीरज मिश्रा का केवल एक, यानी नीरज मिश्रा ने एक काम किया था कि उसने एक राजनीतिक दल के एक नेता को बूथ कब्जा नहीं करने दिया था। एक फैक्टर चल और रहा वो है भारतीय जनता पार्टी का कार्यकर्ता था। जी जी जी, अब उसकी निर्मम हत्या कर देंगे? एक फैक्टर चल रहा है कि मुस्लिम क्या नीरज यादव मिश्रा ब्राह्मण नहीं थे? क्या संतोष शुक्ला ब्राह्मण नहीं थे जिसका थाने के अंदर जाकर के हत्या कर दी गई थी? तो इन लोगों के वास्तविक चेहरे को समझो, ये वास्तव में है क्या? ये ना ब्राह्मण हितैषी हैं, ये ना हिंदू हितैषी हैं। तो सही मायने में इन लोगों के चेहरे को देखना तो ये तालिबान हितैषी हैं, और हमेशा तालिबान का लोग समर्थन करते हैं, बाकी किसी का नहीं समर्थन करते। ये एक फैक्टर चल रहा है कि मुस्लिम यादव ब्राह्मण एक साथ आ जाएंगे, मुस्लिम दलित ब्राह्मण एक साथ आ जाएंगे तो बीजेपी का तो खेल बिगड़ ही जाएगा। देखिए, भारतीय जनता पार्टी सबका साथ और सबके विकास के मंत्र के साथ काम कर रही है। प्रधानमंत्री मोदी जी ने 2013 में ये मंत्र दिया। 2014 में प्रधानमंत्री बनने के बाद उन्होंने अक्सरशः इसको व्यवहारिक धरातल पर उतारा भी है, और हम आज भी इस बात को कहते हैं, न जाति, न मत, न पंथ, न संप्रदाय, न छोटा न बड़ा, न क्षेत्र न भाषा, सबका साथ और सबका विकास। एक नई पार्टी भी आ गई है, काफी आजकल एक्शन में भी दिखने की कोशिश करती है, आम आदमी पार्टी। उसको आप कैसे देखते हैं? हालांकि दिल्ली में तो वो सरकार चला ही रहे हैं पिछले काफी सालों से, कैसे देखते हैं आप? देखिए, हर राजनीतिक दल को जिसने भारत निर्वाचन आयोग के यहाँ अपना रजिस्ट्रेशन कराया है उसको चुनाव लड़ने का अधिकार है। किसी को रोका नहीं जा सकता, रोका भी नहीं, कोई कैसे को रोक सकता है? भारत निर्वाचन आयोग को तय करना है, कोई सरकार को तय करना नहीं होता है। दूसरा, इन लोगों का चेहरा सबके सामने है, 2 चेहरे। आम आदमी पार्टी से एक बात के लिए पूछा जाना चाहिए जी, वह है कि एक लॉकडाउन प्रारंभ होने के बाद यूपी और बिहार के लोगों को दिल्ली से जबरन बिजली पानी का कनेक्शन काट करके क्यों निकाला गया है? उनको राशन से वंचित क्यों किया गया है? पर उन्होंने अपनी शुरुआत अयोध्या से ही करी है। नहीं, मैं क्या कर रहा हूं ना जी, अब तो अयोध्या सबको याद आ रहा है जी। सतीश मिश्रा भी गए। जो राम को नहीं पूछते थे, जो लोग पहले राम को काल्पनिक कहते थे, अब वे भी कहते हैं राम तो हमारे भी है। हमने कहा बोलो ना, कौन जरूरत है, तो हमारी वैचारिक विजय है ही। जो लोग कहते थे अयोध्या में राम जन्मभूमि के लिए कि वहां पर ये, यानी मैं उस शब्द का प्रयोग नहीं करना चाहता हूं, जो लोग पहले राम की को काल्पनिक कहते थे, आज वे सभी लोग राम राम चिल्ला रहे हैं। तो स्वाभाविक रूप से उन्होंने हमारी विचारधारा को स्वीकार किया है, राम के सार्वभौमिक व्यवस्था को स्वीकार किया है। राम शाश्वत हैं, राम सत्य हैं, राम भारत के अंदर धर्म के प्रतीक हैं जी, आज उसको उन्होंने भी स्वीकार किया है। और हम लोग इस बात को मानते हैं कि ये सभी लोग अपने को इस बात को मान लेंगे हम एक सच्चे भारतीय हैं, एक सच्चे हिंदू हैं जी, तो हमारी वो सबसे बड़ी विजय होगी। और हमारी जो अगली एक्सरसाइज है उसी तरफ जा रही है, एक दिन वे लोग जरूर मानेंगे। प्रभु राम को आप कह रहे हैं सबने मान लिया, लेकिन ओवैसी ने नहीं माना। वो अभी भी कहते हैं, वहां जाते हैं तो अयोध्या को फैजाबाद लिखते हैं। वो कहते हैं कि वहां मस्जिद थी, है और रहेगी, सब अपने अपने ढंग से देख लें अयोध्या को। देखिए,
ओबीसी अब ये सपने में देख रहे होंगे। ये तो तय है कि अयोध्या ही रहेगी। हाँ, हैदराबाद भाग्यनगर जरूर बनेगा। चलिए, आप हैदराबाद को भाग्यनगर बना रहे हैं, लेकिन ये अब्बा जान से आपको इतनी तकलीफ क्यों हो गई? आपने विधानसभा में भी अब्बा जान बोला, फिर बोला ये अब्बा जान बोलने वाले सारे राशन खा जाते थे। अब कहा जा रहा है कि आप समुदाय विशेष को, एक धर्म को टारगेट कर रहे हैं इससे। धर्म विशेष को नहीं जी। मैं जनता के सामने, प्रदेश की जनता के सामने इन लोगों के आचरण को प्रस्तुत करना चाहता था। मैंने किसी व्यक्ति का नाम नहीं लिया। मैंने इस बात को कहा था कि वैक्सीन लगाने के लिए हो सकता है कि अपने अब्बा जान को देखे होते तो संभवतः वैक्सीन का विरोध नहीं करते। मैंने बात कही, किसी पे भी लागू हो सकता है। दूसरा, अब्बा जान कोई असंसदीय शब्द नहीं है, और मैंने विधान परिषद में यही बात कही थी। मैंने कहा अगर अब्बा जान असंसदीय शब्द है तो नेता प्रतिपक्ष विधान परिषद में श्री अहमद हसन जी हैं, मैंने उनसे कहा अगर अब्बा जान असंसदीय शब्द है आप बताइए। उन्होंने कहा नहीं। तो मैंने कहा फिर आपकी पार्टी विरोध क्यों कर रही है? आ गया ना ये दोहरा आचरण आप लोगों का। यानी मुस्लिम वोट चाहिए, अब्बा जान से परहेज है। और देखिए ये सब यानी अंदर अब्बा जान का मैं संदर्भ आपको बताता हूं। इसका एक पॉलिटिकल संदर्भ ये है, आपने एक मेरे इंटरव्यू में कहा था कि जब ओवैसी ने बोला था कि 19% इस बार डिसाइड करेगा, आपने बोला कि 81% फिर चुपचाप नहीं बैठेगा। तो अब्बा जान को उस संदर्भ में देखा जा रहा है। देखिए अब्बा जान का कोई ध्रुवीकरण का कोई प्रयास नहीं था। अब्बा जान का प्रयास यही था कि एक जनता के सामने असलियत आनी चाहिए जी कि मुस्लिम वोट इनको चाहिए लेकिन अब्बा जान से इनको परहेज है। दूसरा, क्या ये सच नहीं था 2014 के पहले देश के अंदर और 2017 के पहले प्रदेश के अंदर भी हर मुस्लिम पर्व और त्यौहार मनाए जाते थे, सरकारी आयोजन होते थे, लेकिन हिंदू पर्व और त्योहारों को दंगों की भेंट चढ़ा दिया जाता था। आज ऐसा तो नहीं है। आज तो प्रदेश के अंदर सारे पर्व और त्योहार शांतिपूर्ण तरीके से मनाए जा रहे हैं। यानी ये लोग इफ्तार की पार्टी गोल टोपी पहन करके करें तो ठीक, अगर हम लोग कहें कि नहीं भाई कावड़ यात्रा भी निकलनी चाहिए तो बुरा। ये दोहरा चरित्र कैसा जी? ये दोहरी, यानी जन्माष्टमी, ये लोग अपने को यदुवंशी कहते थे, लेकिन थानों में इन्होंने जन्माष्टमी को बैन कर दिया था। जन्माष्टमी के पर्व और त्योहार को नहीं इन्होंने होने दिया था। थानों में, जेलों में एक ही तो पर्व होता था, थानों में, तहसीलों में। हमारी सरकार ने फिर से उसको प्रारंभ किया है। क्या आपको लगता है 2022 के चुनाव में किसान बड़ा फैक्टर होगा? क्योंकि लगातार राकेश टिकैत भी यहाँ पर कार्यक्रम कर रहे हैं, वो कह रहे हैं कि इस बार भारतीय जनता पार्टी को वोट की चोट देनी है। देखिए, तो अभी एक पॉलिटिकल एजेंडा तो बन ही गया है किसान। अब देखिए, किसान आंदोलन, किसान भारत की राजनीति का हिस्सा बहुत पहले से है, लेकिन किसान के लिए ईमानदारी से अगर किसी ने किया है तो प्रधानमंत्री मोदी जी ने किया है। याद करिए, जो धरती माता हमारे अन्नदाता किसानों को अन्न उत्पन्न करके देती है, उस धरती माता की सेहत का ख्याल रखना है, उसके लिए सॉइल हेल्थ कार्ड योजना प्रधानमंत्री मोदी जी ने जारी की। देश के अंदर प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना के माध्यम से हर एक किसान की फसल का बीमा का कवर हो सके, इसकी गारंटी प्रधानमंत्री मोदी जी ने दिया। दशकों से लंबित सिंचाई की परियोजनाओं को पूरा करने का कार्य भी किसी ने किया तो प्रधानमंत्री मोदी जी के समय हुआ। और पर ये कानून के विषय में एमएसपी, जी 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 देखिए, एमएसपी की घोषणा 1967 में जरूर हुई थी, लेकिन एमएसपी ईमानदारी के साथ किसान को प्राप्त हो और एमएसपी का लाभ किसान को मिले, 1.5 गुना लागत का 1.5 गुना दाम किसान को मिले, यह भी प्रधानमंत्री मोदी जी के कारण हो पाया है। क्या इससे पहले किसी ने इस प्रकार के कार्य किए? नहीं, क्योंकि नियत साफ थी ही नहीं। लेकिन
किसी ये के political बहकावे में issue- हमारा अन्नदाता किसान नहीं ये आने वाला है। पॉलिटिकल इशू आप देख ही रहे हैं, खुद बन गया है। राकेश टिकैत कह रहे हैं कि हम बीजेपी के नेताओं को गांव में नहीं घुसने देंगे। इस बार मुसलमान और जाट एक हो जाएगा तो पश्चिमी उत्तर प्रदेश के अंदर बीजेपी को हरा देगा, और ऐसे ही प्रदेश भर में होगा। अब लगता है कि लखीमपुर में हो गया है तो वहां पर भी ये मामला एक्टिवेट हो जाएगा। देखिए, यानी पश्चिम से पूर्वांचल तक ले आएंगे इसको। देखिए, हम तो चाहते हैं पूरा प्रदेश एकजुट हो, जी, सरकार के कार्यों पर सरकार को वोट दें। हमने काम किया है तो हमें समर्थन दें, अपना वोट दें, नहीं किया है तो हमें खारिज करें, हमें कोई आपत्ति नहीं होगी। लेकिन कुछ जख्म ऐसे होते हैं जो कभी भरे नहीं जा सकते। मुजफ्फरनगर में जो 2 नौजवान जाट नौजवान मारे गए थे, वहाँ का जाट समुदाय क्या इसको भूल जाएगा? सपा के इन कृत्यों को और सपा के साथ गठजोड़ करके अव्यवस्था फैलाने वाले लोगों को क्या माफ कर देगा? कितनी व्यापक प्रतिक्रिया हुई थी। खाई पैदा हुई थी तो अब पुल बन रहा है उस पे। ओह, हर व्यक्ति जानता है कि ये लोग पुल नहीं बनाने वाले हैं। ये लोग पुल बनाने का काम क्या करेंगे? नीचे पटरा बिछाएंगे, फिर उसके ऊपर जो है कंक्रीट और बालू डालेंगे, फिर उसके ऊपर छड़ लगाएंगे जी, यानी जिससे जैसे पटरा गिरेगा हटेगा तो छत नीचे गिर जाएगी, लोग उसके नीचे फिर दब जाएंगे। ये लोग यही साजिश करना चाहते हैं, और ऐसे पुल पर सवारी होकर के कोई भी पश्चिमी उत्तर प्रदेश का व्यक्ति नहीं जाना चाहेगा, कोई भी प्रदेशवासी नहीं जाना चाहेगा, क्योंकि इसे मालूम है इनके बहकावे में आकर के प्रदेश को हमने दंगाग्रस्त प्रदेश बना दिया था। यूपी में इलेक्शन है, विपक्ष तो बहुत कुछ कह रहा है, लेकिन खासतौर पर कांग्रेस पार्टी योगी आदित्यनाथ को लेकर बहुत मुखर है। प्रियंका वाड्रा तो डेरा डाले हुए हैं। राहुल गांधी कहते हैं कि जो नफरत करे वो योगी कैसा। उन्होंने ट्वीट किया ये। देखिए, राहुल जी को स्वयं पता नहीं होता है कि वो क्या बोलना चाहते हैं। उन्होंने जब केरल में गए थे तब उन्होंने उत्तर प्रदेश के बारे में भी कहा था। तनिक तो उनको कृतज्ञता का भाव उनके मन में होता है। जिस उत्तर प्रदेश ने उनकी 3 पीढ़ी को सत्ता के शीर्ष सिंहासन पर पहुंचाया है, उस उत्तर प्रदेश को इन्होंने कोसा है केरल में जाकर के। वहां पर उत्तर प्रदेश के प्रत्येक नागरिक को इन्होंने गाली दी है। उत्तर प्रदेश इसको कैसे विस्मृत कर सकता है? उत्तर प्रदेश का सौभाग्य है कि राम और कृष्ण यहां जन्म हुए। ये उनकी लीला भूमि भी है, और मर्यादा पुरुषोत्तम भगवान श्री राम और श्री कृष्ण के प्रति जिस प्रकार की टिप्पणी 2005 में सुप्रीम कोर्ट में अपने शपथ पत्र के माध्यम से कांग्रेस सरकार ने दिया था, क्या ये उत्तर प्रदेश वासी भूल जाएगा कांग्रेस के इस कृत्य को? जब ये देश से बाहर जाते हैं तब भारत की निंदा करते हैं, क्या इनके इस कृत्य को भूल पाएंगे? तो मेरे प्रति बोल रहा है तो कौन बुरी बात? जो राम और कृष्ण को नहीं छोड़ते हो योगी के खिलाफ बोलें तो उसमें कौन वो बुरी बात है जी? अखिलेश यादव जी 12 तारीख से अपनी जन यात्रा को शुरू कर रहे हैं। शिवपाल यादव भी उनसे समझौता करना चाहते थे, उन्होंने 11 तारीख तक की डेडलाइन दी है। कैसे देखते हैं आप? चाचा भतीजा तो साथ में नहीं आते हुए दिख रहे अभी तो। नेता के नाते नहीं, चाचा के नाते कम से कम उनको सम्मान तो देते। आप अनुरोध कर रहे हैं अखिलेश जी से कि उनको सम्मान दे दे? हम कैसे बोल सकते हैं जी, लेकिन एक सामान्य संस्कार होता है कि भाई अपने से बड़ों का सम्मान करो भाई। अब मैसेज पब्लिक में क्या है कि देखिए, अखिलेश जी ने पिता को भी पहले इसी ढंग से जो है पिता के साथ व्यवहार किया, आज चाचा के साथ भी यही व्यवहार उन्होंने कर दिया है। अब जो अपने परिवार के बड़े बुजुर्गों का सम्मान न कर पा रहा हो, क्या उम्मीद कर सकते हैं आप उनसे कि वह अपनी पार्टी के अन्य लोगों के साथ और फिर प्रदेश की 25 करोड़ जनता के साथ कैसा व्यवहार उनका होगा? ये तो हर व्यक्ति जानता है। योगी जी, एक मिथक था कि नोएडा कोई सीएम नहीं जाता, लेकिन आपने वो मिथक तोड़ा। एक मिथक ये भी है कोई सीएम रिपीट नहीं होता। क्या कहना चाहते हैं आप? देखिए, कोई सरकार रिपीट नहीं होती। देखिए, नोएडा भी मैं गया हूं उत्तर प्रदेश में, और मैं नोएडा कम से कम आधा दर्जन बार गया हूं जी। बिजनौर भी मैं गया हूं, लगभग आधा दर्जन बार गया हूं। दोनों के बारे में कहा जाता था, लेकिन हम लोग दोनों जगह गए हैं और मैं यही मिथक तोड़ने के लिए राजनीति में आया हूं कि उत्तर प्रदेश के अंदर हम लोग फिर से आएंगे। कहीं कोई संदेश में नहीं होना चाहिए। योगी जी, आप आए हमारे कार्यक्रम में, आपने हिस्सा लिया, लेकिन लखीमपुर पे मैं जरूर आपसे आखिरी सवाल पूछूंगा। कठोर से कठोर कार्रवाई होगी, ढिलाई नहीं बरती जाएगी? देखिए, हर व्यक्ति हमारी सरकार की कार्य पद्धति को देखता है जी। कानून सुरक्षा के लिए है, सुरक्षा सबको, लेकिन अगर कोई कानून को अपने हाथ में लेगा तो फिर
किसी भी प्रकार की रियायत किसी के लिए नहीं, और कानून के हिसाब से जो दोषी होगा कठोरतम कार्रवाई उसके खिलाफ होगी। अगले कुछ दिनों में हम बड़ी कार्रवाई देखेंगे। मैं क्या देख रहा हूं ना, आप देखेंगे कि जो दोषी होगा, जी। कोई भी हो, अगर कोई भी दोषी होगा, हम माननीय उच्चतम न्यायालय की स्थापित रूलिंग का ध्यान में रख करके जिसके खिलाफ साक्ष्य मिलेंगे वह जेल जाएगा और उसके खिलाफ कार्रवाई होगी। बहुत बहुत शुक्रिया योगी जी, आपने न्यूज़ 18 पर